नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में मौसम ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। भारी बारिश होने की वजह से कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। इतना ही नहीं, 17 जिलों में तो बाढ़ के हालात जैसे हैं। प्रदेश सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। हालांकि बाढ़ की वजह से अब तक 97 गांवों का शहरों से संपर्क टूट गया है। ऐसे में लोग भारी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। अब लखनऊ आईएमडी ने प्रदेश में बारिश को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। क्या है वह अपडेट, इसी कार्यक्रम में जानेंगे। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में रविवार को भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक यहां गरज चमक के साथ बारिश होगी। साथ ही कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। आईएमडी लखनऊ ताजा अपडेट में यूपी के 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहां भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 35 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं 16 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, तो वहीं 5 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो लगातार आपको बता दें कि 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, 35 जिलों में उत्तर प्रदेश के येलो अलर्ट जारी किया गया है। और वहीं 5 नदियां जो हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में क्या हालात हैं, जहां बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर बाढ़ग्रस्त गांव के लिए प्रशासन द्वारा क्या किया गया है इंतजाम, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उन जिलों में क्या तैयारियां हैं प्रशासन की, निचले इलाकों में पानी जल निकास की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ये सारी बातों पर आज हम विचार करेंगे, अपने संवाददाताओं से जानेंगे। लगातार आपको ये बाढ़ग्रस्त जिले हम आपको दिखा रहे हैं। जो लखीमपुर खीरी ये बाढ़ग्रस्त जिले हैं, श्रावस्ती है ये बाढ़ग्रस्त जिला है, गोंडा भी बाढ़ग्रस्त जिले के अंतर्गत आ रहा है, बलरामपुर बाढ़ग्रस्त जिला है, ये जिले का नाम है। कुशीनगर भी बाढ़ग्रस्त जिले के अंतर्गत आता है। शाहजहांपुर में भी बाढ़ है, बलिया जिले में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये जिले लगातार, बस्ती जिले में भी बाढ़ की स्थिति है, सिद्धार्थनगर जिले में भी बाढ़ की स्थिति है, बाराबंकी जिले में भी बाढ़ की स्थिति है, सीतापुर जिले में बाढ़ की स्थिति है, गोरखपुर में भी बाढ़ की स्थिति है और बरेली में भी बाढ़ की स्थिति है। या इस तरह से जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, यह आजमगढ़ जिला है, यहां भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। ये जो जिले हैं आपको बताएं, ये जो जिले हैं ये बाढ़ग्रस्त हैं और जहां पर ऑरेंज अलर्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जिन जिन नदियों का आप ये कोने में जो ग्राफिक्स चल रहे हैं उनमें कोने में जो जो नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं उनका जिक्र किया गया है। और ऑरेंज अलर्ट किन किन जिलों में है, येलो अलर्ट किस जिले में है, ये आपको टीवी स्क्रीन पर उन जिलों के नाम दिए जा रहे हैं। येलो अलर्ट आप देख सकते हैं मुरादाबाद में है, बांदा में है, बुलंदशहर में है, ये गाजियाबाद में है, ये जिले हैं। शारदा नदी अब जो कोने में चल रही है वो है खतरे के निशान से जो नदियां ऊपर बह रही हैं उनका ब्यौरा दिया गया है। तो ये तमाम चीज, घाघरा नदी, एल्गिन ब्रिज, बाराबंकी और ये राप्ती नदी, बर्डघाट, गोरखपुर, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से शारदा नदी, शारदा नगर, लखीमपुर खीरी यहां पर खतरे के निशान से ऊपर है। बूढ़ी राप्ती, ककरही, सिद्धार्थनगर में है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ककानो, चंद्रदीप घाट, गोंडा, ये भी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। घाघरा नदी, एल्गिन ब्रिज, बाराबंकी, ये भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ये आगरा, ये अब जो आप देख रहे हैं लगातार ये जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
ये हम आपको दिखा रहे हैं कौशाम्बी, प्रयागराज, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जिले हैं जहां पर हमारे, तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, यहां पर जो जिले हैं आगरा, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी और प्रयागराज, यहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं आईएमडी के द्वारा। यह ताजा रिपोर्ट है। बाढ़ग्रस्त जो जिले हैं इसको एक बार और आपको दिखा दें। पीलीभीत बाढ़ग्रस्त जिला है, लखीमपुर खीरी, यानी कि 17 जिले, श्रावस्ती ये भी बाढ़ग्रस्त जिला है। 17 जिले बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आ रहे हैं। गोंडा जिला, बलरामपुर जिला ये बाढ़ग्रस्त जिले हैं। कुशीनगर जिला ये बाढ़ग्रस्त जिला है। कुल 17 जिले हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं ये स्थितियां हैं। तो ये बाढ़ग्रस्त जिले आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बारिश जो है एक तरह से बाढ़, इसके कई गांव, इस जिले के कई गांव जो है बाढ़ग्रस्त घोषित किए गए हैं। तो अब अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। ये पूरे ब्यौरे के बाद हम अपने संवाददाता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुशीनगर से अनुराग रंजन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पारस पवार सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चंदालाल संवाददाता सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसमें अगर जो देखा जाए तो सिद्धार्थनगर और कुशीनगर जिला बाढ़ग्रस्त जिला है। तो आइए हम अपने संवाददाता अनुराग रंजन यादव के पास चलते हैं सबसे पहले। और अनुराग, हम जानना चाहेंगे कि कुशीनगर बाढ़ग्रस्त जिलों के अंतर्गत आ रही जो 17 जिले बाढ़ग्रस्त हैं उसमें कुशीनगर जिला भी है। ऐसे में जो गांव बाढ़ग्रस्त हैं, क्या स्थिति है वहां की? मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कुशीनगर में खड्डा और तमकुही क्षेत्र नेपाल से पानी छोड़ने की वजह से तो मतलब बहुत ज्यादा बाढ़ग्रस्त हुआ है। आज के 6 दिन पहले जल स्तर बढ़ने से नेपाल में जब पानी छोड़ा गया, वहाँ पे मतलब बाढ़ जब पानी जब छोड़ा गया तो 20 से 25 लोग बाढ़ में फंस गए और उसके लिए रेस्क्यू टीम बनाई गई खड्डा क्षेत्र में और उसको वहाँ पे लोगों को बचाया गया। लेकिन अभी फिलहाल वहाँ पे अभी स्थिति नॉर्मल है और सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है अपना यहाँ खड्डा और तमकुही क्षेत्र जो नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ। जी, तमकुही और खड्डा ज्यादा बाढ़ग्रस्त आप बता रहे हैं कि बाढ़ग्रस्त इलाके हैं तमकुही और खड्डा। ऐसे में अगर जो गांव में पानी घुसा हुआ है तो उसके लिए प्रशासन ने क्या इंतजाम किए हैं? अगर इनके लिए शिविर लगाए गए हैं तो शिविरों में क्या क्या इंतजामात हैं? एक बार आवाज नहीं आ रही है जी, एक बार और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो स्थितियां बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में निचले इलाकों में बनी हुई है अनुराग, हम जानना चाहेंगे कि अगर शिविर लगाकर वहां पर रेस्क्यू किया गया है कुछ लोगों को, तो शिविर के क्या हालात हैं? जी, वहाँ पे 24 घंटा प्रशासन अलर्ट मोड में है। हाँ। और हर जगह तरफ से निगरानी किया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है। खड्डा क्षेत्र में एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है जहाँ पे सबसे ज्यादा रेड अलर्ट एरिया है और प्रशासन हर जगह चौकन्ना नजर आ रहा है। जी, हम चौकन्ना है और बिल्कुल हम आ रहे हैं आपके पास आ रहे हैं। हमारे साथ एक और हमारे साथी पारस पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहारनपुर से। पारस पवार, बाढ़ग्रस्त इलाकों की स्थिति क्या है आपके जिले में और आसपास के जिले में? जी देवेंद्र कुशवाहा जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सहारनपुर में 3 स्टेटों की जो हिमाचल हो गया, यमुनानगर हो गया, हरियाणा और यूपी, तीनों जिलों से मिलकर यमुनानगर में पानी आता है। शिवालिक की पहाड़ियों पे जो पानी की बरसात होती है उससे यमुना स्तर का जल स्तर हर साल बढ़ जाता है और जो बाढ़ की जो स्थिति है इससे भयानक स्थिति पैदा हो जाती है। और हम पिछले साल की अगर बात करें तो बहुत सारी यहाँ डेथ भी हो चुकी है और बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार प्रशासन
दौरा तो करते हैं, जनप्रतिनिधि दौरा तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे सहारनपुर आज भी वंचित है। सिविल जो डेरे इनके जो बचाव राहत कार्य लगते हैं, शिविर लगते हैं, उनमें देखा जाता है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लगातार जनप्रतिनिधियों की कहीं ना कहीं लापरवाही सामने उजागर होती है। कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्रामीणों का क्षेत्र यमुना नदी से बाढ़ संपर्क उनका कट जाता है बाढ़ होने की वजह से, और जनसंपर्क होने की वजह से वे लोग यमुना नदी को पार करने के लिए भी जान जोखिम में डालते थे सहारनपुर में नजर आते हैं। हालांकि यहाँ भी बारिश नहीं हुई, लेकिन बाढ़ लगातार संकेत बुझे हैं यहाँ सहारनपुर में बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और इससे साफ एक वो भी है, अधिकारी तो दौरा कर रहे हैं, लेकिन देवेंद्र कुशवाहा जी सहारनपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं, यमुना नगर के अगर मैं बात करता हूँ तो यमुना जो नदी है उसके आसपास लगभग 3 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ ग्रस्त हो जाते हैं और उनमें कोई मूलभूत सुविधा नहीं होती है। तो धरातल पर सिर्फ बाकी सिर्फ जुबानी जंग है राजनीतिक लोगों की, धरातल पे वो लोग नहीं जाते। जी, धरातल पे नहीं जाते। स्थितियां जो हैं वो अच्छी नहीं है प्रशासन की, ये कहा जा सकता है कि सहारनपुर में। हम आना चाहेंगे चंदालाल, हमारे संवाददाता हैं चंदालाल, सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या स्थिति है सिद्धार्थनगर की? बाढ़ग्रस्त जिलों के अंतर्गत आ रहा है, जो 17 जिले हैं बाढ़ग्रस्त, उनमें से एक है सिद्धार्थनगर। जी चंदालाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हम बता दें कि जी चंदालाल, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, तो चंदालाल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हम पुनः कुशीनगर का रुख करेंगे। कुशीनगर से हमारे संवाददाता अनुराग रंजन यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, अभी जो आप बता रहे थे कि खड्डा और तमकुही जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर स्थिति बाढ़ की बनी हुई है। प्रशासन ने जो इंतजामात कर रखे हैं वो क्या पूरी तरह से ठीक ठाक हैं या उसमें कुछ कमी दिखाई दे रही है आपको? अनुराग जी, और एक बार थोड़ा सा एक बार और बोलिए, आवाज कंफर्म नहीं हो रहा, बहुत धीमी। हेलो जी, पारस पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता सहारनपुर। पारस, जैसा कि आप बता रहे हैं कि प्रशासन जो है वो बहुत ठीक नहीं है उसका रवैया, तो क्या किया जा सकता है? वहां पर जनप्रतिनिधि भी होंगे और भी लोग होंगे जो वहां पर स्थानीय एमएलए हैं, एमपी हैं, आखिर क्या कर रहे हैं, किस लिए हैं? जनता ने उनको इसीलिए भेजा है कि अगर प्रशासन सही। जी, मैं बता दूं सहारनपुर की बात कि जिस तरह से सहारनपुर में बाढ़ग्रस्त जो इलाके होते हैं, यमुना नदी बिल्कुल पास है, हरियाणा 3 राज्यों को जोड़ती यमुना नदी है, और वहाँ के जो लगभग 3 दर्जन से ज्यादा जो ग्रामीण हैं, जब बाढ़ आ जाती है तो वो लोग अगर बीमारी भी हो जाते हैं, जो ट्यूब होती है तो उसके चारपाई खाट को डाल के उस पे गर्भवती महिला को लेकर जाते हैं। आज भी ये करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की सामने ये अभी क्या हालात है, अभी बाढ़ के क्या हालात हैं? पारस, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी क्या हालात हैं, ताजा हालात क्या है? अभी हथरीकुंड बैराज से कुछ पानी छोड़ा गया था, 18,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, 5,000 क्यूसेक पानी पीछे से छोड़ा गया है। तो बाढ़ के हालात है, लेकिन हालांकि सहारनपुर में बारिश नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को बाढ़ का जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं साफ उनकी आंखों में छलकता नजर आएगी। अगर बाढ़ हो गई तो किसी भी तरह की यहाँ कोई व्यवस्था किसी भी तरह से जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं की गई है, और जिला प्रशासन के द्वारा भी अभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा नहीं किया गया। तो जैसे कि अभी पानी छोड़ा जा रहा है, अभी बाढ़ की स्थिति नहीं आई है, लेकिन लोगों में भय का माहौल बना हुआ है जैसे जल स्तर नदियों का बढ़ रहा है। तो सवाल यहां पर यह है कि उसके लिए जो बांध बनाए जाते हैं, जो तैयारियां की जाती हैं, जल निकासी की जो तैयारियां की जाती हैं, क्या एकदम से प्रशासन ठप पड़ा हुआ है? देखिए देवेंद्र कुशवाहा जी, मैं आपको बता दूं कि यमुना नदी जो है 3 राज्यों का जो पानी उसमें यमुना नदी में आते हैं, और साथ साथ कहीं ना कहीं दिल्ली तक वो प्रभाव करते हैं। जो दिल्ली में बाढ़ के संकेत बन जाते हैं वो इसी यमुना नदी से बनते हैं। लेकिन जो उसके आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ इस कदर तक आ जाती है कि लोगों को अपनी रोजी रोटी का संकट उनके सामने पैदा खड़ा हो जाता है। और जनप्रतिनिधि जाते सिर्फ सहानुभूति के लिए जाते हैं। देवेंद्र जी, मैं साफ बता दूं आपको, सहानुभूति जाए
के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी जो समस्याएं हैं धरातल पर, उनका निदान आज तक किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा यहाँ पर करवाता नहीं दिखाई दिया गया। जो बाढ़ राहत शिविर लगते हैं उनमें सिर्फ फॉर्मेलिटी जनप्रतिनिधि करते हैं, लेकिन जो उनकी आम जो भूतल की जन समस्या है वो जन समस्या आज तक उनकी हल यहाँ नहीं देखी जा रही है। जी बिल्कुल। हमारे साथ गोंडा संवाददाता दुर्गा सिंह पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दुर्गा, गोंडा के क्या हालात हैं अभी बाढ़ के? जी दुर्गा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए जी दुर्गा, आप गोंडा के क्या हालात हैं अभी? बाढ़ग्रस्त जिला तो ये भी है, क्या हालात हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के? चलिए दुर्गा तक हमारी आवाज जो नहीं पहुंच पा रही है, अब हम रुख करेंगे प्रशांत राव की तरफ। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड हैं, इनके पास पूरे प्रदेश की जानकारी इस समय है, तो हम चाहेंगे कि प्रशांत राव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्रशांत राव, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है जी प्रशांत राव, जैसे कि अभी जो ताजा अपडेट है आईएमडी का, उसमें देखा गया कि 17 जिले बाढ़ग्रस्त हैं, तो ये राज्य स्तर पर उसके लिए क्या क्या तैयारियां हैं? जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, और निश्चित रूप से देखिए उत्तर प्रदेश में हालात जो है बाढ़ के हर साल भयानक रहते हैं। और जो सहारनपुर जनपद है, यहाँ के उत्तराखंड बॉर्डर का जिला है और यहाँ हथनी कुंड पड़ता है। अभी करीब वहाँ 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके बाद कई जिले जिसमें बरेली है, बहराइच है, गोंडा है, बस्ती है, बलरामपुर है और इसके साथ ही महाराजगंज है और साथ ही साथ गोरख है। तो ऐसे कई जिले हैं जो प्रभावित होते हैं। खासकर लखीमपुर की बात कर ली जाए, गोंडा की बात कर ली जाए, बहराइच की बात कर ली जाए, यह जनपद सबसे ज्यादा यहाँ प्रभावित रहते हैं। बलरामपुर सबसे ज्यादा प्रभावित रहता है। लेकिन हर साल प्रशासन की तरफ से जो है बहुत तैयारियां की जाती हैं, लेकिन निश्चित तौर से कहीं ना कहीं बड़ी खामियां रह जाती होंगी प्रशासन की तरफ से। कितने सालों से प्रदेश में सरकारें चल रही हैं और बाढ़ की जो स्थिति है वो ज्यों की त्यों बनी रहती है। इसमें जनहानि है, पशुहान होती है, उसके साथ ही फसलों की भी हानि होती है। भारी मात्रा में यहाँ पर जो लोगों का नुकसान भी किसानों को झेलना पड़ता है। एक बात हम आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। सवाल ये है कि पूरे प्रदेश में बाढ़ जैसे हालात हैं और कहीं बाढ़ ही है, लेकिन चुनाव का मंथन चल रहा है, बाढ़ पे कुछ खास काम नहीं हो रहा है क्या प्रशासन के द्वारा या शासन के द्वारा? देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल में ही 3 जनपदों का बाढ़ का दौरा किया है। वहां जो राहत शिविर कैंप लगाए गए हैं, वहां मुख्यमंत्री खुद धरातल पर पहुंचे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालते हुए। कोई भी स्थिति रही हो, मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे स्थानों पर पहुंचते हैं और अभी भी उन्होंने करीब 3 से ज्यादा जनपदों का दौरा किया है और इसके साथ ही तमाम प्रभारी मंत्रियों को लगाया है, स्थानीय जिला प्रशासन को लगाया है कि बाढ़ की स्थिति जहां भी है वहां जाकर राहत सामग्री का विशेष ध्यान रखा जाए, राहत शिविर बनाए जाएं, स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं और जो रोग जनित बीमारियां हैं उनकी रोकथाम के लिए काम किए जाएं। बिल्कुल चुनाव जरूर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर होने वाला है, लेकिन फिर भी बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। अभी 1 सप्ताह पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है अपने आवास पर एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें जल शक्ति मंत्री और तमाम जो अधिकारी थे वो मौजूद थे। और इसके साथ ही बड़ी प्लानिंग की गई किस तरीके से लोगों को बाढ़ से बचाया जा सके और आने वाले समय में इस विकराल परिस्थिति से कैसे बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में जो होने वाली जनहानि है, फसल हानि है, पशुहानि है, उसको रोका जा सके। इसको लेकर लंबा एक रूट प्लान तैयार किया जा रहा है। निश्चित तौर से देखिए धरातल पर तभी उतरेगा जिसमें कई कमियां भी अभी मौजूद हैं। अगर देवेंद्र जी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से कमियों को समझा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर अवैध खनन नदियों में किया जाता है, इससे बाढ़ की स्थिति भयानक उत्पन्न होती है। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर खनन को लेकर मानक तय होते हैं, उससे ज्यादा यहाँ खुदाई की जाती है, गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं, कटान की जाती है और उसके साथ ही
यहाँ जो नुकसान किया जाता है उससे नदियों का जो एक स्रोत होता है पानी का वो टूट जाता है और विकराल रूप ऐसी जगह से धारण कर लेता है पानी। और जब भी पानी बढ़ता है तेजी से तो निश्चित रूप से कई गांव यहाँ पर तबाह हो जाते हैं, लोगों की जान चली जाती है, फसलों का नुकसान होता है। दूसरी तरफ नदियों की साफ सफाई ना होना, छोटे नदी नालियों का और जो उप नदियां हैं उनकी समय पर सफाई ना होना, यह सबसे बड़ा कारण है। देखिए, कोई भी सरकार अभी तक रही हो, किसी ने भी इतना बड़ा काम नहीं किया है कि जो मुख्य नदियों से उप नदियां जुड़ी हुई हैं, नदी नाले जुड़े हुए हैं, नहर जुड़ी हुई है, केवल खाना पूर्ति की जाती है। और सबसे बड़ा देखिए सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह यह भी उठता है कि जल शक्ति मंत्री यहाँ स्वतंत्र देव सिंह हैं, लेकिन फिर भी एक कमी जो है लगातार यहाँ नजर आती है। स्थानीय लोगों की तरफ शिकायत की जाती है कि जब भी बरसात आ जाती है तब नदी नालों की सफाई की जाती है, केवल ये खाना पूर्ति है और वो भी जेसीबी के माध्यम से केवल खरपतवार साफ किया जाता है, खुदाई नहीं की जाती है। तो ये क्योंकि निशान मिटाने का भी होता है कि कल अगर कोई शिकायत करता है तो ऐसे में निश्चित तौर से निशान मिट जाते हैं। यहाँ पर सफाई की गई थी, कितनी खुदाई की गई थी और अधिकारी भी लंबा चौड़ा इसमें मोटा एक तरीके से कहें उनको हिस्सेदारी मिलती है, यानी नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला है। इसीलिए बाढ़ की स्थितियां यहाँ पैदा होती हैं। अगर नदियों की उपनदियां और इसके साथ नदी नाले नालियों को साफ किया जाए तो बाढ़ की स्थिति इतनी भयानक पैदा नहीं होती और ये पानी जो है अन्य जगह तक पहुंच सकता है। अभी भी किसानों को यहाँ सिंचाई के लिए खासकर अगर यहाँ पर धान की बात की जाए, धान की फसल है, किसानों के लिए तो सिंचाई का पानी नहीं पहुंचा है, लोग ट्यूबवेल के भरोसे हैं और जबकि कई जगह बाढ़ की स्थितियां हैं। अगर सरकार के लोग और सरकार के जो अधिकारी हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, जो एसी के ऑफिस की बैठ में किसानों का हमारे आपके पास हमारे साथ गोंडा से दुर्गा सिंह पटेल हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जी, यहां भी जो है इस गोंडा में भी यहां पर बाढ़ के जैसे हालात हैं और बाढ़ग्रस्त जिला ये घोषित भी किया जा चुका है। ऐसे में क्या इंतजामात हैं वहां के? हमारे प्रशांत जी बता रहे हैं कि काफी अच्छे स्तर पर इंतजामात किए गए हैं, लेकिन गोंडा के क्या हालात हैं जरा बताइए आप। जी दुर्गा सिंह पटेल, आवाज आ रही है आपको? चलिए, दुर्गा सिंह पटेल तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। हम पुनः प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत हमारे साथ बने हुए हैं, लखनऊ ब्यूरो हेड। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले सहारनपुर संवाददाता से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि देखिए अभी बाढ़ तो वहां नहीं आई है, लेकिन भय है। जैसे जैसे नदी का जलस्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे वहां के लोगों में भय है, लेकिन पहले से कोई तैयारी प्रशासन की वहां पर नहीं दिख रही है। प्रशांत जी। बिल्कुल, देखिए प्रशासन की तरफ से अगर बात की जाए देवेंद्र जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बाढ़ को रोकने को लेकर, बाढ़ की रोकथाम और जहां ऐसी भयानक स्थितियां पैदा होती हैं तो वहां राहत शिविर कैंप और राहत के साथ सहायता केंद्र भी स्थापित करने को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सवाल अगर उठते हैं, देखिए देवेंद्र जी, आपको भी काफी लंबा अनुभव हो चुका है पत्रकारिता में, लंबे समय से आपने काम किया है और आप देख रहे हैं कि लगातार जो है बाढ़ की स्थितियां पैदा होती हैं। आखिर में सवाल यही उठता है कि तमाम सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं और सभी ने बाढ़ के लिए काम किया, आखिर में आज तक पुख्ता काम क्यों नहीं हो पाया है कि बाढ़ जैसी भयानक स्थिति को रोका जा सके, एक बड़ी जनहानि, एक बड़ी पशुहानि, एक बड़ी फसल हानि को रोका जा सके, पानी की कटान को रोका जा सके, गांव तबाह होने रोके, लाखों लोगों की जान जाती है, हजारों लोगों की जान जाती होगी, उनको रोका जा सके। लेकिन ऐसी आज तक कोई पॉलिसी नहीं बनी है, क्योंकि देखिए ऐसे आपदा में अवसर निकालने का जो काम होता है वो बड़े लिखे जो अधिकारी होते हैं उनको होता है कि ऐसी आपदा में अवसर निकाल कर मोटी रकम वो लोग इस तरीके से कमाते हैं कि जब ऐसी विपदाएं आती हैं तो सरकार तमाम योजनाओं के लिए पैसा यानी फंड जारी करता है और फंड जारी जमीन पर जब तक पहुंचेगा तब तक बरसात चली जाएगी, बाढ़ का जलस्तर कम हो जाएंगे, हजारों लाखों लोग पीड़ित हो जाएंगे, किसान बर्बाद हो जाएंगे, पशु मर जाएंगे, लेकिन फिर अगली साल बरसात आएगी, फिर नई तैयारी होगी। तो देखिए भ्रष्टाचार पनपने का सबसे बड़ा कारण यही है कि नदियों में अवैध खनन और इसके साथ ही सही तरीके से साफ सफाई ना होना और साफ सफाई के नाम पर जिस तरीके से यहाँ पैसों का बंदरबाट होता है उससे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उनके भ्रष्ट अधिकारी और तमाम जो कर्मचारी हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए लगातार ये जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, इतना देश हाईटेक हो रहा है, तमाम टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो परिस्थितियां विकराल हैं
अगर और भी बात कर ली जाए, अगर यहाँ पर चीन की तरफ देखा जाए तो चीन के पूरे अगर वातावरण को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत में अगर जिस तरीके से पानी आता है और जो विकराल स्थिति होती है उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही नेपाल की तरफ से भी पानी आता है, नेपाल का भी पानी भारत में नुकसान मचा देता है। तो ये जो चीजें हैं, पाकिस्तान की तरफ से सिंधु नदी का पानी आता है, ये जो स्थितियां हैं, क्योंकि यहाँ अभी डैम नहीं बनाए गए हैं, डैम बनाए गए तो उसमें पुख्ता नहीं बनाए गए हैं, जो तमाम प्रदेशों को प्रभावित करते हैं। खासकर उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ सबसे बड़ी है। ठीक है प्रशांत जी, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ चंदालाल जुड़े हुए हैं सिद्धार्थनगर से। चंदालाल, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है स्थिति अभी सिद्धार्थनगर की? ये भी बाढ़ग्रस्त जिला है चंदालाल? चलिए, तो एक बार फिर चंदालाल से हमारा संपर्क टूट गया है। तो पारस, हम आपके पास आना चाहेंगे कि जैसे ये अभी हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव ये बता रहे थे कि योगी आदित्यनाथ तो अपने स्तर पर काफी कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्ट अधिकारी हैं जो पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि वास्तव में क्या मॉनिटरिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं शासन के लोग अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर? जी देवेंद्र कुशवाहा जी, देखिए अभी प्रशांत राव जी ने बताया कि सहारनपुर और ये जो यमुना नदी है, वाकई योगी आदित्यनाथ जी तो लगातार प्रशासनिक अधिकारी जनप्रतिनिधियों से मीटिंग ले रहे हैं कि किसी भी तरह से बाढ़ग्रस्त जो इलाके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र उनसे जुड़ते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं दी जाए। लेकिन देवेंद्र कुशवाहा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी कहीं ना कहीं बुरी तरह से हार देखी जा रही है। तो यही वो मुद्दे थे जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उन मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह से लोगों की जो जनहानि हुई है उन लोगों तो नहीं पहुंचा पाए। जो पिछले साल का जो यहाँ क्षोभ था, मंजर था, जनहानि यहाँ बहुत हुई थी सहारनपुर में। तो यमुना नदी की जो हालत है, मैं आपको देवेंद्र जी बता दूं कि जो वो आगे जो ग्रामीण क्षेत्र है, लगभग 40 गांव ऐसे हैं जो आज अगर कोई बीमार हो जाता है तो 4 पाई को ट्यूब पे डाला जाता है, कंधों से खींचा जाता है, गर्भवती महिला को अस्पताल तक पहुंचाया जाता है। इससे बड़ी दुर्भाग्य यहाँ सहारनपुर में देखने को नहीं मिलता। और यही जनप्रतिनिधियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ग्रामीणों का है कि हमारे लिए सुविधाएं कहाँ हैं। और जब सुविधाएं नहीं है तो देवेंद्र जी कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। और 2027 में कहीं ना कहीं ये चुनौतीपूर्ण होगा बीजेपी के लिए। जी, चुनौतीपूर्ण होगा ये बीजेपी के लिए। हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड, हम आपकी तरफ रुख करेंगे। जैसा कि पारस कह रहे हैं सहारनपुर से कि गांव में सुविधाएं नहीं हैं और अब भय है, तो वहां के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जा रही है। कहां फेल्योर है? अगर जो योगी आदित्यनाथ दिन रात एक करके हर चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर चीज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिक्कत कहां आ रही है? प्रशासनिक अधिकारियों का पेच कहां से ढीला हो जा रहा है? कि टीम वर्क, और उसी टीम वर्क को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी चल रहे हैं और वो अधिकारी ही उनकी टीम वर्क में हैं। लेकिन जब अधिकारी ही निरंकुश हो जाए, लापरवाह हो जाए, भ्रष्टाचारी हो जाए, तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री कितने भी ईमानदार क्यों ना हो, उनकी जो नीति नियम है कितने ही स्वच्छ और साफ क्यों ना हो, सात्विक हो, लेकिन भ्रष्टाचार को पलीता लगाने वाले यही अधिकारी होते हैं। एक सच्चा उदाहरण आपको बताता हूँ कि जल शक्ति मंत्री के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता गया था, जो वहां के अधिशासी अभियंता की शिकायत लेकर गया था कि उनके यहाँ जो एक नाला साफ कराया गया है वो वास्तविकता में पूरी तरीके से झूठ है, किसी तरीके का काम नहीं किया गया। और वो करीब 2 बार मंत्री जी के आया, लेकिन उसके बावजूद उसकी फरियाद नहीं सुनी गई और लगातार झूठा निस्तारण जो है अधिकारी IGRS जो यहाँ पर पोर्टल है उत्तर प्रदेश में, उसमें वो लोग करके भेजते रहे हैं। और यही कारण है कि देखिए जिस तरीके से फर्जी शिकायतों का निस्तारण उत्तर प्रदेश में चल रहा है, और यही खामियाजा उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 2024 लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है कि केवल यहाँ सीटें 33 सिमट कर रह गई हैं। कारण यही कि अधिकारी अभी भी लापरवाह हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कारण ये भी है। हम आपको रोकना चाहेंगे, प्रशांत, हम आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ दुर्गा सिंह पटेल एक बार फिर जुड़ चुके हैं गोंडा से। गोंडा के क्या हालात हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के? जी दुर्गा सिंह पटेल, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के क्या हालात हैं?
चलिए हम पुनः रुख करेंगे चंदालाल हमारे संवाददाता सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए हैं। चंदालाल, सिद्धार्थनगर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के क्या हालात हैं? आने वाली जो पहाड़ी नदियां जो है बाणगंगा, राप्ती, बूढ़ी राप्ती और जो है गोरई नदी जो है इस क्षेत्र में जो है भारी तबाही मचाई हुई है। खास विधानसभा क्षेत्र में जो है दर्जनों गांव को जो एकदम मैरून कर दिया है। हजारों बीघे फसल जो है बर्बाद हो गई। और यहाँ बात करें हम राजमार्ग की, राजमार्ग संख्या 75 पे यहाँ एक बिलौवा नाला है। एक वर्ष से यहाँ पुल बन रहा है, की लागत से बन रहा है पुल जो है ये समय लगभग बीतने के बाद भी पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण उस पूरे क्षेत्र में तो बीघे फसल जलमग्न है और वहाँ रास्ता अवरुद्ध हो गया है। डबरुआ और डुमरियागंज मार्ग एकदम विगत 3 दिनों से जो बंद कर दिया गया है और सारे फसलें बर्बाद हो गई है। चलिए, तो ये थे बाढ़ के हालात और जिन क्षेत्रों में बाढ़ के हालात हैं वहां की स्थिति, साथ ही साथ प्रशासन क्या कर रहा है ये भी। लेकिन शासन मुस्तैदी से है तो प्रशासन को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे साथियों का। आपने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों और बारिश से प्रभावित क्षेत्रों के हालात बयां किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि शासन स्तर पर काम तो हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी थोड़े से मनमानी रवैया अपनाए हुए हैं, जिसके कारण से मामला कुछ उतना सटीक नहीं बैठ रहा है जितना कि बैठना चाहिए। यानी कि जितने तत्परता से काम होने चाहिए उतनी तत्परता से काम नहीं हो पा रहा है। ऐसे में शासन को और सख्त होना होगा कि प्रशासन को सही तरीके से काम करे। अगर जो नहीं कर रहा है तो उसका दंड भी उसे देना पड़ेगा। फिलहाल बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से जो जानकारियां हमारे पास आई, हमारे संवाददाताओं के पास आई, वो हमने आपसे साझा की। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।